10वीं के समस्त विद्यार्थियों, आज हम इस कालांश में वाच्य के बारे में अध्यापन करेंगे। वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, वाच्य को उदाहरण भली भांति समझते हैं। देखिए, वाच्य की पहले परिभाषा समझते हैं। वाच्य की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, ऐसा जब हमको बोध होता है तब उसे कहते हैं वाच्य कहते हैं। वाच्य के दो भेद होते हैं। वाच्य के दो भेद होते हैं। जैसे पहला वाच्य का भेद है कर्तृवाच्य। पहला भेद है कर्तृवाच्य। उसकी परिभाषा है वाच्य में क्रिया का सीधा वो मुख्य संबंध कर्ता से होता है। लिंग तथा वचन भी कर्ता के अनुसार होते हैं। देखिए, कर्तृवाच्य में वाच्य का पहला भेद कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का मुख्य और सीधा संबंध जब कर्ता से होता है, जब कार्य करता है कर्ता से होता है, उसे कहते हैं आपके कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे सीधा सीधा उसका संबंध क्रिया का कर्ता से जुड़ता है तब उसे कहते हैं। जैसे और उसके लिंग क्रिया की जो होगा, लिंग और वचन भी क्रिया का कर्ता के अनुसार ही बदलेगा, तब उसके वाच्य होगा। उसका उदाहरण है दिनेश खाता है। देखिए, दिनेश खाता है, दिनेश कर्ता और खाता शब्द आया है, तो खाता शब्द एक क्रिया है, सहायक क्रिया। यहाँ पर एक कर्तृवाच्य होता है, वो अपने आप में अकर्मक क्रिया भी होती है, अपने आप में। तो इसमें क्या लिखा जाता है कि दिनेश खाता है। यहाँ पर खाता कौन है? दिनेश खाता है। दिनेश कौन है? करता है। तो क्रिया का संबंध किससे जुड़ता है? सब सीधा क्रिया का संबंध कर्ता से जुड़ता है। जो कर्ता से जुड़ता है तब उससे कहते हैं दिनेश क्या खाता है। जब क्या से प्रश्न किया और क्या से उत्तर नहीं मिलता, तो वहां पर आपकी अकर्मक क्रिया भी उसमें ऋतिवाच्य में पाई जाती है। ये भी एक आपका वाच्य का पहचान करने का बहुत ही सुलभ अच्छा सूत्र उदाहरण है। अब आता है दूसरा उदाहरण, भूमिका खेलती है। भूमिका खेलती है, लेकिन यहाँ पर देखिए भूमिका खेलती है यानी उसका क्या खेलती है, क्या से उत्तर नहीं मिलता, जब तो ये अकर्मक क्रिया हुई। जब अकर्मक क्रिया होती है वो कर्तृवाच्य कहलाता है। दूसरा अपन कहते हैं भूमिका खेलती है, जो खेलती क्रिया शब्द है, तो कौन खेलती है? भूमिका खेलती है। भूमिका क्या है? भूमिका करता है। तो क्रिया का सीधा संबंध किससे जुड़ा हुआ है? कर्ता से जुड़ता है। जब कर्ता से जुड़ जाता है तब कौन सी क्रिया वाच्य कहलाता है? कर्तृवाच्य कहलाता है। अब उसके बाद में अपन उसका वाच्य का दूसरा भेद पढ़ रहे हैं। जो दूसरा भेद है अकृतवाच्य। दूसरा भेद है अकृतवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है उन्हें अकृतवाच्य कहते हैं। जिस वाच्य में या जिस वाच्य के वाक्यों में जब कर्म गौण होता है या लुप्त होता है, जो सॉरी जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त, यानी जिस वाक्यों में या जिस वाच्य जब कर्ता गौण या लुप्त होता है वहां पर उसे कहते हैं अकृतवाच्य कहते हैं। वहां पर कर्ता का इतनी भूमिका नहीं रहती है। इसके भी दो उदाहरण, जब कर्ता गौण है, लुप्त हो गया, इसके अकृतवाच्य के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है कर्मवाच्य, यानी इसका अर्थ है क्रिया का सीधा संबंध कर्म से जुड़ता है। क्रिया का संबंध कर्ता से नहीं जुड़ता, सीधा संबंध कर्म से जुड़ता है, कर्म से होता है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। दूसरा इसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्म ही इस वाच्य में, कर्मवाच्य में प्रमुख होता है। क्रिया की लिंग
वचन क्रम के अनुसार होती है और क्रिया के जो लिंग और वचन है वो भी आपके अपने लिंग वचन क्रिया के ऐसी अनुसारी होगी। जैसे विनीता द्वारा पढ़ा जाता है, देखो विनीता द्वारा पढ़ा जाता है तो यहाँ पर विनीता द्वारा क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्रिया का पढ़ा जाता है, विनीता द्वारा पढ़ा जाता है। इसका मतलब कि इसमें क्रम वाच्यों में क्या से प्रश्न करने पर जब उत्तर भी मिलता है क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है ना। अब ये आता है यह पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, यह पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। इसका मतलब ये पत्र है तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर पत्र लिखा गया और पत्र अपने आप में क्या है, क्रम है। जब क्रम पाया जाता है, क्रम वाक्यों में क्रिया का संबंध क्रम से जुड़ जाता है और क्रम से जुड़ता है पत्र, तब इसको कहेंगे यहाँ पर क्रमवाच्य, क्रमवाच्य। अब वाच्य के भेद के अंतर्गत, वाच्य के भेद के अंतर्गत भाववाच्य आता है। अकृत वाच्य के दूसरा भेद आता है आपका भाववाच्य, और भाववाच्य की परिभाषा भी अपन ठीक ढंग से समझ लें। देखिए क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता का बोध हो उसे भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में भाव की प्रधानता हो, भाव प्रमुख हो, न तो कर्म प्रमुख है न कर्ता प्रमुख है, जिस वाक्य में भाव प्रमुख हो उसे कहते हैं भाववाच्य कहलाता है। और भाववाच्य के अंतर्गत हमने कुछ सूत्र या मैंने नोट्स बनाए हैं उसकी पहचान के लिए, जो भी इस प्रकार है। यहाँ पर आक्रमक क्रिया का प्रयोग होता है, सॉरी मैंने से पूर्व में थोड़ा सा अभ्यास करते रही, सॉरी। यहाँ पर आक्रमक क्रिया का प्रयोग होता है। अब आता है क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग होती है। जो भाववाच्य में क्रिया हमेशा वो एक वचन में और पुल्लिंग में ही पाई जाएगी, दूसरा तथा अन्य रूप में भी रहती है। अब उदाहरण, मनुष्य से धोया जाता है, यानी प्रश्न पूछा जाए मनुष्य से धोया जाता है, यानी मनुष्य से धोया जाता है, यानी मनोज भाव निकल रहा है कि मनोज है ना धोने में सक्षम, सफलता अर्जित करता है धोने में, इसलिए यहाँ पर जो वाच्य है भाव निकल रहा है धोने में सफलता प्राप्त करता है, धोने में सक्षम। दूसरा वाक्य दिनेश से बैठा नहीं जाता। अब देखना उसमें भाव निकल रहा है कि दिनेश बैठता है लेकिन बैठने में वो सक्षम नहीं है, शायद उसके अन्य व्याधि हो सकती है, अनेक तकलीफ हो सकती है, अनेक बीमारी हो सकती है, लेकिन इसमें ये भाव निकला कि दिनेश बैठने में सक्षम नहीं है, दिनेश को बैठने में सफलता नहीं मिल रही है, ये उसका भाव निकल रहा है। और ऐसे वाक्य होते हैं और उसमें आपके बताया गया था कि उसका क्रिया सदा एक वचन होगी, तो क्रिया जैसे जाता ये एक वचन, फिर आपके क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग होगी, पुल्लिंग जाता, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब दूसरा मनुष्य भी दिनेश से बैठा नहीं जाता। देखिए दिनेश में सबसे पहले एक वचन, दिनेश एक वचन, और जाता एक वचन और जाता पुल्लिंग। यहाँ पर क्रिया एक वचन में और पुल्लिंग में पाई गई है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वहाँ पर अपने वाच्य के अंतर्गत अकृत वाच्य का दूसरा भेद भाववाच्य के अंतर्गत ये इस प्रकार के वाक्य आते हैं। विद्यार्थियों, मैंने इस कालांश में आपको वाच्य की परिभाषा पढ़ाई, पुनः एक बार स्मरण मैं आपको इसी कालांश में करवा रहा हूँ। देखिए वाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्यों में कर्ता, कर्म और भाव का बोध होता है वहाँ पर वाच्य कहलाते हैं। वाच्य के भेद दो होते हैं। पहला वाच्य होता है कृत वाच्य, तो पहला होता है पहला भेद होता है कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य में पहला होता है वाच्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से जुड़ता है। जब कर्ता से जुड़ जाता है तो उसको उस वाच्य को कहलाता है कृत्रिवाच्य कहलाता है। अब उसका बाद दूसरा भेद आता है अकृत्रिवाच्य।
अकृत्रिम वाच्य में सीधा उसका जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता, अकृत्रिम वाच्य में कर्ता होता है गौण या लुप्त होता है या स्पष्ट नहीं होता, वहां पर अकृत्रिम वाच्य होते हैं। अकृत्रिम वाच्य के मैंने दो भेद बताए, अभी हाल में बताया, जिसमें पहला भेद था, इसमें कहते हैं कि कर्मवाच्य, क्रिया ऐसे वाच्य जो क्रिया का संबंध सीधा सीधा अपने कर्म पर पड़ता है, कर्म को दर्शाता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और लिंग और वचन भी उस क्रिया के, उस कर्म के अनुसार ही पाई जाती है। दूसरा भेद आता है क्रियावाच्य का, वो होता है आपके भाववाच्य। ऐसे वाच्य जिसमें क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग होती है और उसमें वाक्य में भाव प्रधानता पाई जाती है, उसे भाववाच्य कहेंगे। विद्यार्थियों, मैंने इस यहाँ अध्ययन करवाया, आप सभी विद्यार्थी जैसे श्यामपट में जैसा मैंने अपना वाच्य का प्रारूप, भेद, परिभाषाएं, उदाहरण लिखे, उनको आपको यथास्थिति में ऐसा कैसा हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है और हमेशा समय समय पर उसको याद करते रहना है।